आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मीनिंग एंड ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, इसके तहत आपके सामने कुछ विचार रखा जाएगा। देखने का प्रयास किया जाएगा कि भारतीय संदर्भ में दर्शन शास्त्र को किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, और ये बात दिखाई पड़ेगी कि पूरी तरह से मानव कल्याण यानी मानव की समस्याओं को दूर करने से संबद्ध ये विचारधारा भारतीय सांस्कृतिक और दार्शनिक परिवेश में आपको दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर किस रूप में परिभाषित किया गया, इसको रखने का प्रयास है। यूनान के अंदर ज्ञान के प्रति प्रेम के बारे में दिखाई पड़ता है, क्योंकि फिलॉस और सोफिया ये शब्द मिलके फिलोसोफिया बन जाता है, और ये फिलॉस जो शब्द है इसका प्रेम के अर्थ में आता है, प्रेम, और सोफिया माने बुद्धि, ज्ञान। तो ज्ञान के प्रति प्रेम, इस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। ज्ञान के प्रति लगाव, प्रेम, ये सब यूरोपीय संदर्भ में है, लेकिन भारतीय संदर्भ में अलग स्थिति है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपके सामने अरस्तु और रामानुजाचार्य की बड़ी गहरी तुलना प्रस्तुत की है, उसे करने का प्रयास है। जब भी समय मिले उस वीडियो को भी आप देख लें, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो देखिए, भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो बताया जा रहा है दृश्यते इति दर्शनम, क्योंकि हमारा जो टाइटल क्या है, हमारा टाइटल तो यही है, मीनिंग एंड ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। इसके अंतर्गत विचार कर रहे हैं, तो मानी बात है, परिभाषा देना पड़ेगा, मीनिंग बतानी पड़ेगी कि दर्शन शास्त्र को भारतीय संदर्भ में किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो बताया जा रहा है दृश्यते इति दर्शनम, जो देखा जाता है वही दर्शन है। जो देखा जाता है, अब क्या देखा जाता है, यानी मानी सी बात है, प्रमेय की बात आ रही है। हम किसी परम सत्ता के बारे में विचार करते हैं कि सृष्टि की रचना किसने की है, जिसको देखा जाता है। तो जो देखा जाता है दृश्यते इति दर्शनम, जो देखा जाता है वही दर्शन है। तो क्या देखा जाता है, किसी के द्वारा ही देखा जाएगा, किसी के द्वारा ही चिंतन किया जाएगा, जो देखा जाता है या जो जाना जाता है। तो इस आधार में ये परिभाषा दी गई है कि जो देखा या जाना जाता है वही है दर्शन। दर्शन का मतलब क्या है, देखना या जानना, और किसी चीज़ को देखा या जाना जाएगा। दूसरी परिभाषा दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाता है, जिससे देखा जाता है वही दर्शन है। तो ये प्रमाण मीमांसा में आ जाएगा, यानी जिससे या जिसके द्वारा देखा जाता है। मानी बात है, किसी चीज़ को देखेंगे जैसे प्रमाण देना पड़ेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण है, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, सारी बातें आती हैं। तर्क और प्रमाण की बात आएगी तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा या जिससे देखा जाता है वही है दर्शन। तो एक होगा कि जिसे देखा जाता है यानी जो देखा जाता है, और एक जिससे या जिसके द्वारा देखा जाता है। तो इस आधार पर दो बातें आती हैं, जो देखा जाता है और जिससे देखा जाता है। तो ऐसे में प्रमेय मीमांसा यानी ईश्वर, आत्मा, परमात्मा की विचारधारा प्रमेय के अंतर्गत आ जाएगी। हम जानने का प्रयास करेंगे कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, तो ऑब्जेक्टिविटी इसमें दिखाई पड़ेगी। तो प्रमेय मीमांसा है, प्रमेय शब्द यानी किसी विषय को आधार बनाकर चिंतन किया जाता है। तो यहाँ आत्मा, परमात्मा, ऐसी ही बातें हम सोच सकते हैं। अब प्रमाण मीमांसा आ रही, इसमें तर्क देना पड़ेगा, प्रमाणों के आधार पर अपनी बात को साबित करना पड़ेगा। तो ये प्रमाण मीमांसा है। तो इस आधार पर अगर देखें हम तो भारतीय संदर्भ में दोनों बातें आ जाती हैं। प्रमेय मीमांसा भी है दर्शन, यानी परम सत्ता को जानने का भी प्रयास है, और जिस माध्यम से जाना जाएगा उसको प्रमाण मीमांसा है। इसलिए दृश्यते अनेन इति दर्शनम कहा गया है। अब भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो मानव कल्याण को मुख्य उद्देश्य बनाया गया है, और बताया गया कि विचारधारा आपको दिखाई पड़ेगी कि सर्वे संतु सुखिना, ये सभी सुखी रहें, और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा कहाँ से आ रही, सब दार्शनिक परिवेश में ही आ रही है। फिर आप आगे देखेंगे, अभी मानव कल्याण के उसमें देखें तो एक तो प्रमेय मीमांसा और प्रमाण मीमांसा, इससे मानव कल्याण हो रहा है। दर्शन का मतलब ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में जब आया जाता है तो उसमें ज्ञान के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, हम अपनी समस्याओं को समझ सकते हैं। यानी मानव कल्याण का मतलब क्या है, मानव से संबंधित जो भी समस्याएं वो सब दर्शन में आ जाएंगी, और हम परम सत्ता के बारे में भी जान सकते हैं। तर्क वितर्क की क्षमता हमारे अंदर आ सकती है, अपनी बात को अच्छे ढंग से रख सकते हैं। तो इसलिए हमारे व्यक्तित्व की कहीं ना कहीं ऊंचाई ही स्थापित होगी जब हम प्रमाणों के आधार पर कोई बात करेंगे। तो प्रमेय मीमांसा यानी जो देखा जाता है, जिसे जाना जाता है, जिसको जाना जाता है, तो प्रमेय मीमांसा। प्रमाण मीमांसा है। अब यहाँ बताया जाए सर्व विद्या प्रतिष्ठापक,
दर्शन शास्त्र को मुंडकोपनिषद में कहा गया है सर्व विद्या प्रतिष्ठापक। जितने भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हैं सबको दर्शन शास्त्र के द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है, उनको प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है। तो सर्व विद्या प्रतिष्ठापक मुंडकोपनिषद में दर्शन शास्त्र को बताया गया है। फिर आप देखिए यहाँ पर दार्शनिक चिंतन जो होता है वो क्या होता है, किस आधार पर हम दार्शनिक चिंतन करते हैं। तो करते क्या है, ज्ञान प्राप्ति के लिए करते हैं। जब ज्ञान प्राप्ति होती है, मानी बात है कि हमें अनुभव हो जाता है, और जब हमें अनुभव होता है तो फिर हमारे अंदर की जो क्वालिटी है वो और परिमार्जित हो जाती है, उसमें और प्रखरता आ जाती है। हमें लगता है कि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसका कोई बहुत सार्थक परिणाम नहीं निकलेगा। यानी हमने ये मान लिया कि हम बहुत गहन पुस्तकीय अध्ययन करें तभी होगा, ऐसा नहीं है। आज वर्तमान में हम चाहे पुस्तकीय अध्ययन करें या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, लगातार संचित यानी संचय हम कर रहे हैं ज्ञान का, तो मानी सी बात उसका परिणाम नतीजा किसी न किसी तो निकलेगा ही, और हमारी प्रखरता बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। तो दार्शनिक चिंतन ज्ञान प्राप्ति होती है। जब ज्ञान प्राप्ति होती है तो एक तो हमने अनुभव प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, एक हमारी अपनी कुशलता है, हमारा अपना अनुभव है, तो योग होने लगता है, तो हमारी क्वालिटी तो और आगे बढ़ जाएगी, मानी सी बात है। तो जीवन में इसका उपयोग हम करेंगे, दूसरों के जीवन में भी बेहतरी पैदा हो सके, सरलता पैदा हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, इसके लिए भी हमारी सहायता लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। तो हम अपनी भी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, दूसरों की समस्याओं का भी समाधान कर रहे हैं। जब हम समर्थ और संपन्न हो जाएंगे तभी तो करेंगे। तो इसलिए जीवन में उपयोग करेंगे ज्ञान प्राप्ति का। अब दर्शन शास्त्र में तो अलग अलग विषयों पर चिंतन मनन किया जाता है, बहुत सारे विषय हैं दर्शन शास्त्र में, वो समग्र मिल करके हमारी कुशलता को बढ़ा देते हैं। तो अहिंसा की विचारधारा कहाँ से भारतीय दर्शन में आ गई? अगर आप देखें, ये एक सांस्कृतिक मूल्य है, ये दार्शनिक मूल्य है, नैतिक मूल्य है। तो ये विचारधारा दर्शन शास्त्र की पृष्ठभूमि या उसके परिवेश से निर्मित हुई। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, खुद को कंट्रोल में रखना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, हिंसा न करना, हिंसा के रास्ते अपरिग्रह, संग्रह न करना। आज वर्तमान में कितना संग्रह किया जा रहा है, बहुत सारी समस्याएं तो एक लालसा तृष्णा की वजह से पैदा हो गई कि हम लगातार संग्रह करते चले जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रकृति के ऊपर बोझ हो रहा है। बहुत सारे लोग वंचित हो जा रहे हैं, जिनके पास सुविधाएं वो संग्रह कर रहे हैं, उनको उसी में सुरक्षा और आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ देखें, यहाँ अब हम आते हैं, ये तो हमने देख लिया, भारतीय परिवेश देख लिया। वहाँ फिलॉसफी यानी जो फिलॉस और सोफिया शब्द से ज्ञान के प्रति प्रेम शब्द आता है, तो वहाँ यहाँ तो मानव कल्याण से जो वहाँ चिंतन की प्रक्रिया है, बस ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान को जानना, उसके आधार पर चीज़ों को समझना, समस्याओं का समाधान करना, वहाँ पर ये सारी बातें हैं। यहाँ आध्यात्मिक टच आपको, जैसे मोक्ष की विचारधारा है, मुक्ति की, दुखों की समाप्ति की विचारधारा, ये भारतीय परिवेश में ज़्यादा है। यूरोप के अंदर, यूनान के अंदर उस समय ये बातें उतनी नहीं थी। भारत के संदर्भ में देखें तो आस्तिक दर्शन है। आस्तिक का मतलब है कि वेद यानी वेद की सत्ता में विश्वास करते हैं, वेद के ऊपर भरोसा है, वेद की आलोचना नहीं करते। तो सांख्य दर्शन अगर देखें, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा। अब सांख्य दर्शन महर्षि कपिल का है, योग दर्शन पतंजलि का है, न्याय दर्शन गौतम का है, ये वैशेषिक दर्शन आते हैं, कणाद का आ जाता है ये, और मीमांसा दर्शन आ जाता है जैमिनी का, पूर्व मीमांसा, और यहाँ वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा, महर्षि बादरायण वगैरह आ जाते हैं। फिर नास्तिक दर्शन देखे, इसमें चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। तो इस तरह से भारत में आस्तिक और नास्तिक दर्शन के तौर पर दो शाखाएं डेवलप हुई हैं। फिर हम आ रहे हैं अब फिलॉसफी की शाखाओं के बारे में, जो कि हमारा मेन है, क्योंकि टाइटल में यही है, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, यानी मीनिंग एंड ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, यही टाइटल है। तो इस देखें, मेटाफिजिक्स के बारे में तत्व मीमांसा आ रही है, तत्व की मीमांसा करना, तत्व का विश्लेषण करना, उसकी जांच परख करना कि परम सत्ता क्या है, तत्व मीमांसा, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, तत्व के बारे में, प्रकृति के बारे में सब विचार किया जाता है, तो इसको मेटाफिजिक्स है। ऑन्टोलॉजी के अंतर्गत सत्ता की प्रकृति, सत्ता मीमांसा हम कह सकते हैं, इसके बारे में विचार किया जाता है। सत्ता के स्वरूप के बारे में विचार विमर्श होता है। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड के बारे में और समय के स्वभाव के बारे में चिंतन मनन किया जाता है, ये भी एक शाखा है। थियोलॉजी के अंदर ईश्वर, धर्मशास्त्र के बारे में देखें, ईश्वर का अस्तित्व और स्वरूप, आत्मा की अमरता आदि जैसे विषय ये थियोलॉजी के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। तो मेटाफिजिक्स है, ऑन्टोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है, थियोलॉजी, ये सब दर्शन शास्त्र की शाखाएं हैं।
इसके बाद एपिस्टेमोलॉजी है, ये ज्ञान मीमांसा, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, यथार्थ ज्ञान अयथार्थ ज्ञान क्या होगा, भ्रम की स्थिति, यथार्थ ज्ञान और भ्रम में कैसे अंतर पैदा करेंगे, स्वप्न हम देख रहे हैं और वर्तमान जो जागृत अवस्था हमारी उसमें कैसे भेद किया जाए, कि हम जीवित यानी इस जागृत संसार में हैं कि स्वप्न देख रहे हैं, इसमें कैसे अंतर करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे ज्ञान विषयक बहुत सारी समस्याएं जिसका समाधान एपिस्टेमोलॉजी में किया जाता है, ज्ञान मीमांसा के अंदर। तो यथार्थ ज्ञान यानी यथा अर्थ, जैसा उसका अर्थ है, जो चीज़ हमको जैसी दिखाई पड़ रही है उसी को यथार्थ कहेंगे। अगर हमें रस्सी ही दिखाई पड़ रही है, रस्सी पड़ी हुई है, तो यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि जैसी जो चीज़ है उसी का ज्ञान हो रहा है। लेकिन अगर रस्सी है लेकिन हम सांप देख रहे हैं, तो हमें जो ज्ञान प्राप्ति हो रही है, हमें लग रहा है हम यथार्थ देख रहे हैं, सांप ही है, लेकिन है रस्सी, तो अयथार्थ ज्ञान हो गया। तो इस आधार पर कैसे निर्णय करेंगे, इसका समाधान कैसे होगा, वो सब ज्ञान मीमांसा में ही किया जाता है। तो ज्ञान का उदय कैसे होगा, किस आधार पर होता है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, सत्य का निर्धारण कैसे करेंगे, असत्य का निर्धारण कैसे करेंगे, भ्रम स्वप्न वास्तविक अवास्तविक का निर्णय कैसे करेंगे, सब इसी ज्ञान मीमांसा में किया जाता है। फिर बात आ रही है एथिक्स की, नैतिक दर्शन आचार शास्त्र के बारे में है, और ये बहुत विस्तृत है। भारतीय सिविल सेवा में यानी IAS के अंदर बाकायदा एक पेपर इसका रखा गया है, नैतिक दर्शन आचार शास्त्र। इसमें बहुत सारे मूल्यों का निर्धारण देखने को मिलता है। नैतिक मूल्यों के बारे में बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं कि जैसे किन किन संदर्भों में झूठ बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता, क्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, किन संदर्भों में झूठ बोला जा सकता है, क्या हिंसा कर सकते हैं, सभी संदर्भों में क्या अहिंसा का पालन करना पड़ता है या कभी हिंसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसका आपको विवरण दिखाई पड़ेगा इस आचार शास्त्र में। तो उपशाखा इसकी आ जाती है, वैसे नॉर्मेटिव एथिक्स आ जाती है, सही गलत का अध्ययन किया जाता है इसमें नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर। और अप्लाइड एथिक्स भी होती है जिसमें चिकित्सा पर्यावरण व्यापार से संबंधित नैतिक नियम होते हैं, सबका पालन करना पड़ता है। जो डॉक्टर होते हैं उनको भी नीति शास्त्र का आचार शास्त्र का पालन करना पड़ता है। इसी प्रकार से व्यापार में भी नियम होते हैं। मेटा एथिक्स भी आ जाती है जिसको नैतिकता की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है इसमें, यानी नैतिकता का मतलब है किन किन संदर्भों किन किन मूल्यों का पालन कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, ये सब अध्ययन में रहता है दर्शन में। लॉजिक के बारे में आ रहे हैं, तर्कशास्त्र भी शाखा है, डिडक्टिव और इंडक्टिव तर्कशास्त्र के बारे में। ये मतलब इसमें एक प्रक्रिया है जिसके तहत सामान्य से विशेष की तरफ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सभी मनुष्य मरणशील है, अरस्तु मनुष्य हैं तो अरस्तु मरणशील हैं, तो इस प्रकार की विचारधारा आ जाएगी। जब सभी मनुष्य मरणशील हैं और किसी इंसान को हम ए को मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं कि बी मनुष्य है, तो बी भी मरणशील हो जाएगा। मानी बात, जब बी मनुष्य है और पहले ही हमने कह दिया एक सामान्य कथन कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी का प्रयोग कर दिया और मनुष्यों के संदर्भ में किया कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। अब बी मनुष्य है तो बी मरणशील हो जाएगा, एक निष्कर्ष हमने निकाल लिया। तो निगमनात्मक तर्क के अंदर ये आ जाता है, सामान्य से विशेष चले जाते हैं। हमने किसी एक विशेष इंसान को बी को मरणशील बता दिया, किस आधार पे बताया कि सामान्य कथन किया था कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, बी मनुष्य इसलिए बी एक विशेष हो जाएगा तो वो भी मरणशील हो जाएगा। अब इंडक्टिव लॉजिक की बात की जाती है, विशेष से सामान्य की तरफ चले जाते हैं। मैंने आज यानी कल और आज जो सेब खाया था वो मीठा है, तो ये सेब भी संभवतः मीठा होगा। इस प्रकार से इसमें एक तर्क निकाला जाता है, आगमनात्मक तर्क है। विशेष से सामान्य, विशेष इसलिए है कि हमने कल जो सेब खाया था, आज जो सेब खाया है वो एक विशेष सेब है और वो मीठा था, तो हम निकाल लेंगे संभवतः। इसमें निश्चित नहीं कहा जाता, संभवतः आज का सेब भी मीठा होगा या मीठा है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, इसमें निश्चितता नहीं रहती है। तो विशेष से, क्योंकि हम एक सेब विशेष ही खा रहे हैं और उसके आधार पर एक सामान्य कथन कह रहे हैं कि सेब मीठा होता है, संभवतः सेब मीठा है, इस प्रकार का हम कथन कर रहे हैं। एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र, इसमें सौंदर्य शास्त्र पूरा एक है, किस प्रकार से सौंदर्य की उत्पत्ति होती है, सौंदर्य के बारे में पूरा विवरण आपको दर्शन शास्त्र में देखने को मिलेगा। अब पॉलिटिकल फिलॉसफी भी आ जाती है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन भी दिखाई पड़ता है, फिलॉसफी ऑफ माइंड भी है, फिलॉसफी ऑफ साइंस भी है। पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंतर्गत अगर राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक दर्शन देखें तो न्याय क्या होता है, किस प्रकार से राज्य का स्वरूप क्या है, पूरा एक दार्शनिक संदर्भ में उसका मूल्यांकन किया जाता है।
यानी पूरी गहराई उसकी जो वास्तविकता है उसको प्रकट करने का राजनीति के क्षेत्र में प्रयास रहता है, क्योंकि गहन ज्ञान के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। बाकी फिलॉसफी लगा हुआ है यहाँ पर, यानी पूरी तरह से बुद्धिमत्ता, हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बुद्धि के प्रति, ज्ञान के प्रति प्रेम, तो राजनीति शास्त्र जो है उसकी वास्तविकता उजागर हो जाती है, उसका दार्शनिक पक्ष उजागर कर दिया जाता है। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, धर्म के बारे में चिंतन मनन किया था कि ईश्वर की सत्ता क्या है, ईश्वर की सत्ता के लिए प्रमाण कौन से दिए गए हैं, विवक्ष में कौन सी बातें कही गई हैं, आत्मा की अमरता के बारे में बहुत व्यापक अध्ययन इसमें दिखाई पड़ता है। फिलॉसफी ऑफ माइंड के अंदर मन के बारे में चिंतन मनन दिखाई पड़ता है। फिलॉसफी ऑफ साइंस भी है। तो इस प्रकार से दर्शन शास्त्र प्राचीन काल से ही हम देखें, यानी दर्शन शास्त्र बहुत सारे कहते कला के बहुत सारे ऐसे विषय हैं, इतिहास है, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये अधिकतर कहीं ना कहीं दर्शन शास्त्र से ही निकले हैं विषय। बहुत सारे विषय ऐसे हैं, तो दर्शन शास्त्र से बहुत सारे विषयों को मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो ये आपके सामने एक संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था, ताकि हम भारतीय परिवेश में भी देखें कि क्या है। तो यहाँ मोक्ष की प्राप्ति है, मानव कल्याण को ज़्यादा प्रमुखता दी गई है। वहाँ ज्ञान के प्रति, यानी ज्ञान को जान करके अपनी समस्याओं का समाधान करना कहीं ना कहीं यूरोप में रहा है, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष उतना प्रबल नहीं रहा है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी कर दें, क्योंकि आपके शेयर करने से दूसरों तक जो है वीडियो पहुंच जाता है, तो एक ज्ञान का प्रसार होता है। और लाइक भी कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब उस वीडियो को वैल्यूएबल मान करके और इम्प्रेशन बढ़ा करके लोगों तक भेज देता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।